हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस या विज्ञान। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर अपलोड हुआ है। उस पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो तत्व थे उनका कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ था, यानी कि डार्विन जो वैज्ञानिक से सिद्धांत दिए थे, मेंडलीफ ने जो सिद्धांत दिया था, यानी जितने भी वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था सभी के हम लोग देखे थे कि किस प्रकार वो लोग डिवाइड किए थे, तत्वों का वर्गीकरण देखे थे। और फिर आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो कैसे है। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, उसका लक्षण क्या है, उसका विलक्षण, उनमें तत्वों की स्थिति क्या है, कैसी है, या धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं की स्थिति क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। पहला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यानी कि जो तत्व होते हैं उनकी जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसकी तुलना में उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो अधिक आधार गुणधर्म होता है तत्व का। यही बात सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताई। क्या हुआ कि जो यही बात थी, यानी तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्वों का परमाणु संख्या अधिक गुणधर्म वाला होता है। तो ये बात किसने बताई? हेनरी ने बताया, यानी कि हेनरी मोजले ने बताया 1913 ईस्वी में। और फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। परमाणु संख्या को आधार बनाकर इस नई आवर्त सारणी का रूप दिया गया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया जा गया। यानी कि जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म होता है, इस बात को हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में बताया। उसके बाद जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया कि जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, वर्गीकृत किया था। लेकिन जो हेनरी मोजले ने जब बताया कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु क्रमांक अधिक गुणधर्म वाला होता है, तो उस आधार पर जो तब उस परिवर्तन किया गया। यानी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें परिवर्तन करके क्या किया गया कि परमाणु संख्या को आधार बनाकर तत्वों को वर्गीकृत किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी इसी का नाम दिया गया। फिर आप देख सकते हैं पॉइंट, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। यानी जो परमाणु संख्या होती है उससे क्या पता चलता है हमें कि जो परमाणु संख्या होती है उससे उस तत्व की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। यानी कि अगर क्रम से हम लोग चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक के बाद, तो इसमें जब एक तत्व से दूसरे तत्व को जाते हैं क्रम से आरोही क्रम में, तो एक की भिन्नता पाई जाती है। यानी एक का तत्व बढ़ जाता है, संख्या की बढ़ोतरी हो जाती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या जेड के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या यानी जेड के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे ही क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत। आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, या इसी को नियम बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और यही मेंडलीफ ने क्या बोला था कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, यानी आधुनिक आवर्त सिद्धांत के में क्या है कि जो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होता है वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आधुनिक आवर्त सारणी दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से ऐसे नीचे जाने पे क्या है, आवर्त है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 7 आवर्त हैं, और फिर बाएं से दाएं जाने पर क्या है, समूह है, यानी समूहों की संख्या यानी कि वर्ग है। तो ये 18 वर्ग होते हैं और
7 आवर्त होते हैं और फिर 2 अलग से होते हैं, एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को कैसे रखा गया है ये देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने स्तंभ है, 18 स्तंभ है और जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 18 स्तंभ है या जिसे समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें और तथा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें अंतर देखेंगे दोनों में। तो हमारे बाएं साइड है आधुनिक आवर्त सारणी और दाहिने साइड है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला देखेंगे, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है या वह अग्रीकृत किया गया है। और फिर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित किया गया था। और फिर सेकेंड नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें दूसरा नंबर है, इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं। फिर थर्ड नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर ही रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। फिर जो थर्ड नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिक को उचित स्थान नहीं मिले। फिर फोर्थ नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक वर्गों से में रखा गया है। यानी कि जो रासायनिक रूप से असामान्य तत्व थे उनको क्या पृथक वर्गों में अलग अलग समूहों में रखा गया है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें क्या था, रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक ही साथ रखा गया था। तो ये सभी अंतर थे मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में। तो नेक्स्ट चलते हैं उत्कृष्ट गैसों की स्थिति। अगला टॉपिक है हमारा उत्कृष्ट गैसों की स्थिति। उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। अब इन गैसों को अलग रखने के क्या कारण थे, यानी कि इन गैसों को अलग रखने के क्या कारण थे ये देखेंगे। पहला पॉइंट था उत्कृष्ट गैस की खोज बाद में हुई, यानी कि अलग रखने की क्या ज़रूरत थी क्योंकि उसकी गैसों की खोज बाद में हुई। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में पूर्व व्यवस्था में बिना किसी परिवर्तन के ही रखा जा सका। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें क्या बिना व्यवस्था किए बिना छेड़े हुए ऐसे ही रख दिया गया। फिर सेकेंड पॉइंट है ये सभी समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और ये बहुत अक्रिय होते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है। यानी कि ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान रखते हैं। जो अक्रिय गैसें होते हैं सेम रासायनिक गुणधर्म के होते हैं और ये अक्रिय होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं क्योंकि ये क्या इनकी संयोजकता शून्य होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, थर्ड पॉइंट है इसका अष्टक पूर्ण होता है और ये किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते, ये एकल परमाणु होते हैं। यानी कि जो इनके संयोजकता में होती है वैलेंस होता है, यानी संयोजकता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होती है। अक्रिय गैसों की अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। यानी कि इनके बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए तो वो 8 होते हैं, इसलिए क्या अक्रिय होते हैं, इसलिए किसी से कोई क्रिया नहीं करते। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप यानी समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है। यानी कि जो समूह होता है वो क्या कहता है, आवर्त सारणी में बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें यदि ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में, यानी समूह की तरफ से चलते हैं ऊपर से नीचे, तो क्या होता है कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। तो आगे चलते हैं, फिर आगे है एक समूह में तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी कि जो समूह होती है अगर ऊपर से नीचे, जैसे पहले समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं सेम तत्वों की संख्या होती है, यानी संयोजकता सेम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है।
फिर अगला टॉपिक है हमारा आवर्त, पीरियड। पीरियड देखेंगे, एक ही आवर्त में जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि, यानी कि आवर्त के बारे में देखेंगे कि जब एक ही आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है। तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन कोषों की संख्या समान होती है। यानी कि एक ही आवर्त में हम लोग जब बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है लेकिन कोषों की संख्या समान होती है। यानी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है लेकिन क्या होती है, कोषों की संख्या सेम होती है। फिर सेकेंड नंबर है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कोई वृद्धि होती है। यानी कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यदि परमाणु की संख्या में एक वृद्धि होती है, यानी एक की बढ़ोतरी होती है संयोजकता, तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी एक ही वृद्धि होगी। तो इस टॉपिक फिर आगे चलते हैं। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। यानी कि जो आवर्त होता है, जैसे 1 नंबर, फिर 2 आवर्त, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 7 आवर्त होते हैं। तो जैसे एक आवर्त से फिर दूसरे आवर्त में जाते हैं तो वो आवर्त क्या दर्शाता है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। फिर चौथा पॉइंट है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहां यह नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं क्योंकि इन तत्वों का Lm कोष होता है जिनमें से 8 ही अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यानी Lm कोष होता है जो तत्वों में, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, तो पहला गुण क्या देखेंगे हम लोग, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है जिससे इसका साइज घटता है। यानी जो आवर्त में बाएं से जाने पर क्या होता है, आवर्त में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी क्या होती, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में आवेशों की संख्या बढ़ जाती है, यानी परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो उसमें क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, आवेश बढ़ जाएंगे तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, नाभिक की ओर आकर्षित करता है। तो जिससे क्या होता है, परमाणु की साइज छोटी हो जाती है, परमाणु की साइज छोटी हो जाती है। फिर सेकेंड नंबर है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है जिससे नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी सेकेंड नंबर यह कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जब जाने पर परमाणु की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, एक नया कोष जुड़ जाता है, क्या होता है, जो कोष होता है, जो नाभिक होता है, उसके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, परमाणु की साइज बढ़ जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटता है। यानी कि ये देखते हैं कि आवर्त में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, जब नाभिक में आवेश बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे अधिक बल लगाते हैं, अधिक जब धनावेश लगाएंगे क्या होता है, उसमें तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। यानी कि बाहर निकालने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, उस तत्व को इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए अधिक मुश्किल होता है, अधिक बल यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही कह रहा है, प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। यानी बाएँ से दाएँ जाने पर, किसी भी आवर्ती में बाएँ से दाएँ जाने पर उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। फिर चौथा नंबर है, समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। यानी कि जो समूह होता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, धनायन यानी कि धनायन बनाता है, धातु कहलाता है। धातु को इसी प्रकार चेक करते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। यानी कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे समूह में तो वो कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जब कोषों की संख्या बढ़ जाएगी तो नाभिक और कोषों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो जिससे कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूर हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु की लक्षण घटती है। यानी कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं धातु की लक्षण
घटती है। यानी कि इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे अधात्विक लक्षण बढ़ता है, अधात्विक लक्षण बढ़ता है। फिर अगला पॉइंट है, आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक लक्षण बढ़ती है। यानी कि आवर्त में क्या होता है, ऊपर से जब नीचे चलते हैं, यानी कि समूह में जब चलते हैं, ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो बाएं साइड, आवर्त सारणी के बाएं साइड जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसमें क्या होता है, धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी कि अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है और धात्विक प्रवृत्ति घटती है। क्या होता है, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तब। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं, उपधातुओं एवं अधातुओं की स्थिति। यानी कि आवर्त सारणी में धातुओं, अधातुओं एवं उपधातुओं की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है धातुओं की स्थिति। यानी आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति क्या होती है, देखते हैं। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर स्थित होती हैं। यानी जो सोडियम होता है और मैग्नीशियम जैसी धातुएं होती हैं, सक्रिय धातुएं, ये क्या होती हैं, सारणी की, आवर्त सारणी के बाईं तरफ होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या उपधातुओं एवं अधातुओं से कहीं अधिक होती है। यानी कि जो धातुओं की संख्या होती है वो आवर्त सारणी में या ऐसे ही प्राप्त है कि क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या क्या होती है, अधातुओं एवं उपधातुओं से कहीं अधिक होती है उनकी तुलना में। फिर सेकेंड टॉपिक है अधातुओं की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं तरफ ऊपर होती हैं, यानी कि दाहिने तरफ, सॉरी फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में दाहिने की ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। यानी कि आवर्त सारणी में दाहिने ऊपर की ओर स्थित होती हैं। फिर अगला टॉपिक है उपधातुओं की स्थिति। उपधातुओं की स्थिति वे तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों की गुणों को प्रदर्शित करती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होता है, उपधातु कहलाती है, या इसी को अर्धधातु भी बोलते हैं। फिर इसी को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको क्या, उसमें क्या होता है कि जो उपधातु होती है उसको एक अलग टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा डिवाइड कर दिया गया है बीच में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।